Hello guys, welcome to DIC Education channel. We have started this channel for standard 12 students of Gujarat board, but on demand of our BCom students, particularly third year, we are coming up with an important video for them. A chapter which almost carries 35% weightage in management accounting, which is capital budgeting. I'll switch between Hindi and English language so that everyone could understand easily. ये वीडियो लास्ट मिनट रिवीजन के व्यू पॉइंट से बनाया है. दैट्स वाई वी विल नॉट गो इन डिटेल इन थियोरी पार्ट एंड फॉर्मूलाज. आई हैव सिलेक्टेड 4 क्वेश्चंस फॉर रिवीजन पर्पस. अच्छे से पास्ट ईयर्स के पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ये 4 सम फाइनलाइज किए हैं इन विच वी कैन कवर मोस्ट पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चंस which can be asked in university exam. I'm not giving any guarantee, but as I mentioned, a last minute revision, it will be handy for sure. Capital budgeting. It is the process of determining the viability of long term projects or investment. यानी कि कोई भी लॉन्ग टर्म का प्रोजेक्ट है जहाँ पे एक बड़ा अमाउंट आज इन्वेस्ट करना है, तो वो प्रोजेक्ट वायबल है या नहीं, वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, that can be forecasted with the help of different techniques of capital budgeting. We can categorize these different techniques of capital budgeting in two parts: non discounting techniques and discounting techniques. अगर नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स में देखें तो वी हैव पे बैक पीरियड मेथड विच कैलकुलेट्स इन हाउ मच टाइम वी आर गोइंग टू रिसीव अवर इन्वेस्टेड अमाउंट बैक. यानी कि जो भी हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो कितने टाइम में हम प्रोजेक्ट से रिकवर कर पाएंगे. सेकंड वन इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न विच गिव्स परसेंटेज रिटर्न वी आर एबल टू जनरेट फ्रॉम द प्रोजेक्ट. यानी कि जो भी पैसा, जो भी कैपिटल इन्वेस्ट किया है प्रोजेक्ट में, उसमें से कितने परसेंट प्रॉफिट हमें मिल रहा है. इन दिस मेथड वी हैव टू वेरिएंट्स. एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट. अभी अगर डिस्काउंटिंग टेक्निक्स देखें तो फर्स्ट है डिस्काउंटेड पे बैक विच इज सिमिलर टू द पे बैक पीरियड मेथड ऑफ नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक. Next is NPV, net present value method, in which all the future cash flows are converted to the present and then compared with the capital invested. यानी कि जो भी फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे प्रेजेंट के इन्वेस्टमेंट के साथ. अगर पॉजिटिव आए एनपीवी तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज नहीं करना है. थर्ड वन is profitability index. It is similar to the NPV. छोटा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो लेना है इंस्टेड ऑफ हैविंग एब्सोल्यूट डिफरेंस विच इज इन केस ऑफ एनपीवी. यहाँ पे सिर्फ रेशियो लेना है. लास्ट वन इज IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न. इन केस ऑफ एनपीवी ये समझ में आता है कि कोई एक रेट पे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बट प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज जनरेटिंग हाउ मच रिटर्न कैन बी ओनली नोन with the help of IRR method. Before we jump to the question, we will revise steps of the table to be prepared. अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस पीबीडीटी दिया है तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे उसमें से डेप्रिसिएशन, तो हमें पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा. देन वी विल डिडक्ट टैक्सेस, तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा. यहाँ पे डेप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन, इट इज नॉन कैश एक्सपेंस, सो अगेन इट विल बी एडेड टू द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू अराइव एट द कैश फ्लो. इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स अगर हम सिर्फ अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को एक्सेप्शन में ले तो उसके अलावा सारी मेथड्स में कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट तो है ही. तो इसके लिए कैश फ्लो तक के कॉलम्स में क्या क्या प्लस माइनस करना है वो ध्यान में रखना है. अगर मान लो कि आपका सम स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस से, तो सिंपल टैक्सेस माइनस करो और फिर डेप्रिसिएशन ऐड करो,
you'll get the cash flow. इन केस आपका सम स्टार्ट हो रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से, तो फिर डेप्रिसिएशन ऐड करके कैश फ्लो निकालना है, और लास्ट में अगर कैश फ्लो ही दे के रखा है तो फिर ज़्यादा कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी. वन मोर थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट. कैपिटल इन्वेस्टमेंट में क्या क्या ऐड होता है वो भी ध्यान में रखना है. सबसे पहले इनिशियल कैपिटल आउटले, या तो इनिशियल जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, प्लस इरेक्शन एक्सपेंस. इरेक्शन एक्सपेंस मीन्स एनी इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो वो भी पार्ट होगा आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ही. और अगर कोई वर्किंग कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट दी है आपको क्वेश्चन में, तो वो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट हुआ. तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस इरेक्शन एक्सपेंस प्लस वर्किंग कैपिटल, ये तीनों का टोटल मिलके आपका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट बनेगा. Now we'll move forward to the very first question. प्रैक्टिस या रिवीजन की ही बात है तो यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है. दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज आस्क्ड इन गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हेल्ड इन 2016. कंपनी के पास यहाँ पे दो ऑप्शन है. दे कैन बाय मशीन ए और मशीन बी. एस्टिमेटेड लाइफ दोनों की सेम है, 5 years 5 years. दोनों का कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इरेक्शन एक्सपेंस यानी कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंस भी दे के रखा है सब में. स्क्रैप वैल्यू है, इनकम टैक्स रेट है, और साथ में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दे के रखा है. इनकम बिफोर डेप्रिशिएशन एंड टैक्सेस यहाँ पे दे के रखी है. सो वी नीड टू स्टार्ट आर सम फ्रॉम पीबीडीटी, and we are expected to guide the company out of two machines, that which machine is to be purchased under three different methods: payback period, average rate of return method, and net present value NPV method. 12% डिस्काउंट के लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर की वैल्यू भी क्वेश्चन में ही दे के रखी है. सो नाउ विल स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. First of all, we'll calculate the amount of depreciation of machine A. So capital investment यहाँ पे 6,30,000 प्लस इरेक्शन एक्सपेंस 50,000, तो टोटल 6,80,000 हो जाएगा. यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में परचेज प्राइस ऑफ मशीन एंड इरेक्शन एक्सपेंस दोनों देके रखे हैं. स्क्रैप वैल्यू इज ऑल्सो 80,000 एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज 5. सो डेप्रिशिएशन की अगर फॉर्मूला देखें तो विच इज सी माइनस एस डिवाइडेड बाय एन. तो बस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है और आपको डेप्रिशिएशन मिलेगा 1,20,000. नाउ वी विल प्रिपेयर रिक्वायर्ड कॉलम्स. फर्स्ट ईयर, देन PBDT. as we are given details of profit before depreciation and taxes in our question, कॉलम बनाने में आसानी हो जाए इसलिए यहाँ पर साथ में नीचे चार्ट भी दिया है. Next we need to deduct depreciation, so we will prepare depreciation column. Next is PBDT minus depreciation, which is PBT. Column number 4 is column number 2 minus column number 3. यहाँ पे ये पहले तीन कॉलम बहुत ही ईजी है. अगर PBDT दिया है तो PBDT, depreciation and PBT बनाना है. Then next is PAT, which is PBT minus 50% taxes. And last one is cash flow, which is column number 5 plus column number 3, that is PAT, profit after taxes, plus depreciation. साथ में दो और कॉलम हमेशा बनेंगे, डिस्काउंट फैक्टर एंड DCF, दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. ईयर अभी यहाँ पर 1 to 5 लिखेंगे. PBDT ऑल्सो एज इट इज जो क्वेश्चन में दिया है वही लिखना है. डेप्रिसिएशन वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड 1,20,000 फॉर ऑल 5 years, as we have assumed straight line method in absence of any other information. Now PBT means PBDT minus depreciation. So 3,50,000 में से 1,20,000 माइनस करेंगे तो we are getting 2,30,000. and likewise we can calculate for second, third, fourth and fifth year. Now PAT, which is PBT minus 50% taxes. तो 2,30,000 का 50% माइनस करे
तो वी आर गेटिंग 1,15,000। और इसी तरह बाकी के 5 साल तक की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज कैश फ्लो, यानी कि पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन। तो पीएटी की वैल्यू फर्स्ट ईयर में है 1,15,000 प्लस डेप्रिसिएशन इज 1,20,000, तो वी आर गेटिंग 2,35,000। बिल्कुल इसी तरह सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर की भी कैलकुलेशन करेंगे। फिफ्थ ईयर में थोड़ा ध्यान देना है। पीएटी इज 1,15,000 एंड डेप्रिसिएशन इज 1,20,000। अगर दोनों का टोटल करें तो इट विल बी 2,35,000। बट यहाँ पे 2,35,000 नहीं है, 3,15,000 है। वाई? बिकॉज लास्ट ईयर में जो कुछ भी स्क्रैप वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी वापस। कोई भी अगर वर्किंग कैपिटल हमने इन्वेस्ट किया है तो उसकी अमाउंट भी रिकवर हो जाएगी। तो लास्ट ईयर में पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल तो नहीं दिया है, पर पीएटी प्लस डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू के 80,000 अगर ऐड करें तो टोटल अमाउंट हो जाएगी 3,15,000। अभी डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यूज क्वेश्चन में दे के रखी है, उसके ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो, विच इज कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो पहले साल की वैल्यू मिल जाएगी। उसी तरह बाकी के 5 साल तक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी विल मेक टोटल ऑफ ओनली 2 कॉलम्स, पीएटी एंड डिस्काउंटेड कैश फ्लो एवरी टाइम। We will start with the first method, payback period method. Payback period means कितने टाइम में आपको आपका इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट वापस मिल जाएगा। वी नीड टू कंसिडर कैश फ्लो फॉर दिस। फर्स्ट ईयर में हमें मिले 2,35,000। आई रिमाइंड यू, अवर टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इज 6,80,000, जिसमें से 2,35,000 माइनस करे तो स्टिल वी आर शॉर्ट बाय 4,45,000। सेकंड ईयर में रिकवर हुए टोटल 2,10,000, यानी कि अभी पहले और दूसरे साल का रिकवरी अगर माइनस करे टोटल 680 में से तो स्टिल वी आर लेफ्ट विथ 2,35,000। अभी थर्ड ईयर में वी आर एक्सपेक्टिंग टोटल 2,70,000 विच इज़ मोर देन 2,35,000, यानी कि पूरा थर्ड ईयर रिक्वायर्ड नहीं है। तो कितना टाइम रिक्वायर्ड है वो कैलकुलेट करने के लिए हम रेशियो लेंगे रिमेनिंग अमाउंट टू दी थर्ड ईयर की वैल्यू। तो अभी यहाँ पे पहले 2 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं, पहले 2 साल की तो रिक्वायरमेंट है ही, पर पूरा थर्ड ईयर नहीं चाहिए। तो रेशियो के हिसाब से अगर देखें 235 डिवाइड बाई 270 तो 0.87 ईयर्स आ रहा है, यानी कि पूरे 3 साल नहीं बट 2.87 ईयर्स में ही हमारा जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो हमें रिटर्न मिल जाएगा। If you want to calculate in months, then you can try for 0.87 into 12 as well. But we are totally fine with 2.87 years. Second method is average rate of return. Formula is average profit divided by average investment into 100. We need to calculate average profit, which is total PAT, profit after tax, divided by 5. So we get 1,19,000. Then we need average investment, which is initial investment plus scrap value divided by 2. So we get 680 plus 80 divided by 2, 3,80,000. Now, by putting average profit and average investment in our formula, we get 31.32% return as our answer. Last one is NPV, present value of cash inflow minus capital investment, or you can say discounted cash flow minus capital investment. Total of DCF is 9,03,890 minus 6,80,000 capital investment. We get 2,23,890 as NPV. So these are the three answers for machine A. Now we will calculate for the second machine. First of all, like machine A, we will calculate depreciation for machine B. Capital investment means initial investment plus erection expense, which is given in question 525 plus 75,000.
and scrap value is also given 50,000, number of years same 5, depreciation formula C minus S divided by N. By putting values in the formula we get depreciation of 1,10,000. Now first column year, we are given details of 5 years, column number 1 year 1 to 5. Then next column is PBDT, it is also given in our question, we'll put values as it is. Then next column is depreciation, we have just calculated depreciation as per SLM straight line method, which is 1,10,000. We'll put 1,10,000 in all 5 rows. As per our chart, next is PBT, which is column number 2 minus 3, and then next is PAT, which is PBT minus 50% taxes, and next one is cash flow, which is column number 5 plus 3, PAT profit after tax plus depreciation, and then we will prepare 2 more columns, discounting factor and discounted cash flow. पीबीटी की कैलकुलेशन में ध्यान रखो, पीबीडीटी माइनस डेप्रिसिएशन करना है, सो 5 लाख माइनस 1,10,000 वी आर गेटिंग 3,90,000. Likewise calculation we can do for rest of the years. Then PAT, which is PBT minus 50% taxes, so 390 में से 50% minus करें we are getting 1,95,000, and we can calculate same in all 5 years. Now cash flow is PAT plus depreciation, so in first year 1,95,000 plus 1,10,000 of depreciation, we are getting 3,05,000. We can likewise calculate till 4th year. 5th year में थोड़ा ध्यान देना है, 5th year में PAT plus depreciation 110 plus 55 1,65,000 नहीं करना है, एज यहाँ पे PAT प्लस डेप्रिसिएशन प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस वर्किंग कैपिटल होगा, बिकॉज लास्ट ईयर में स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल दोनों का ऐड करना है, एंड 5th ईयर इज अवर लास्ट ईयर. सो 55 प्लस 110 प्लस स्क्रैप वैल्यू ऑफ 50,000 वी आर गेटिंग 2,15,000. डिस्काउंट फैक्टर की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है. नाउ डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज कैश फ्लो मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट फैक्टर, तो उसी तरह 5 साल की कैलकुलेशन करनी है. नाउ विल मेक टोटल ऑफ ओनली 2 कॉलम्स एज मेंशन इन मशीन ए, ओनली PAT and discounted cash flow. First of all, we will calculate the payback period. As we can see from the cash flow column, first year we are expecting 3,05,000, in second year we are expecting 2,30,000. अभी अगर टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट देखें हमारा तो विच इज 6 लाख, आउट ऑफ 6 लाख वी हैव collected 3,05,000 and 2,30,000 in first 2 years. Now we are left with 65,000. If we consider the third year value of cash flow, which is 2,65,000, so पूरा थर्ड ईयर रिक्वायर्ड नहीं होगा, तो हम उसी आगे वाली फॉर्मूला ही यूज करेंगे, दैट इज रिमेनिंग अमाउंट of 65,000 divided by third year की वैल्यू which is 2,65,000. So पूरे 2 साल plus 65 divided by 265.24 years. So in total 2.24 years में हमें जो भी इन्वेस्टमेंट किया है वो वापस मिल जाएगा. नेक्स्ट मेथड इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न. फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100. एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए total PAT, total profit after tax divided by number of years, which is 5, we get 1,19,000. Average investment is initial capital invested plus scrap value divided by 2, we get 3,25,000. By putting these two values in our formula, we get average rate of return of 36.62%. Lastly, NPV, net present value, that is present value of cash inflow or discounted cash flow minus capital investment. Our present value of cash inflow is 8,80,740 minus capital investment of 6 lakh. We get NPV as 2,80,740.
We are getting all three answers as expected. Now we will compare in two of the machines which one should be purchased according to which of the methods. As per payback period method, lower value is preferable. So machine B is having lower value compared to machine A. That means in 2.24 years, machine B can recover the invested amount compared to machine A, which is recovering invested amount in 2.87 years. So as per payback period method, machine B should be purchased. As per the average rate of return and NPV method, higher value is preferable. So machine B is having higher average rate of return and higher NPV compared to machine A. So machine B should be purchased as per average rate of return and NPV method. We will solve rest 3 questions in next video. If you like the video, do subscribe to our channel and don't forget to press the bell icon so you get regular updates. Write in comment section whatever you feel about the video. If you don't like the video, then also comment if it is presentation method or explanation or anything you like or dislike. Put in comment section so that we can serve you better in next videos. Thank you and happy learning.